Hello and welcome to Panchil UPPSC Academy. This is the iDrishti video for ORS. ORS मतलब oral rehydration salt solution नहीं, ORS मतलब only relevant stuff. देखो एग्जाम में सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हैं और iDrishti मैगजीन हम सबको रिवाइज करनी ही होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये वीडियो डिजाइन करा है। लगभग 3 से 4 आवर्स के बीच में ही होने वाला है एंड एक डॉक्यूमेंट होगा 126 पेजेस का जो इस लेक्चर का बेसिस है। घबराओ मत, पहले पूरी बात सुनो। 126 का ये है लेकिन 55 पेजेस ही लगभग इसके अंदर आपको इन इफेक्ट पढ़ने होंगे बिकॉज हाईलाइटेड कंटेंट है इसके अंदर। बाकी का जो चीज़ है वो सब कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेक्चर के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है। यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस की थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बेटर हो रहा है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड करी हुई है साथ में, जो iDrishti में नहीं है वो भी ऐड करी हुई है काफ़ी सारी, तो है ना, ये वाली बात आप समझ गए होगे। हमने मेंटेन करने की कोशिश करी है एक बैलेंस बिटवीन कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड हम ये भी नहीं चाहते बिल्कुल कि डम डाउन कंटेंट ही हो 2 या 4 पेज के अंदर खत्म हो जाए, उसका कुछ फायदा नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा तो उसका भी कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो दिस कंटेंट हैज़ बीन वेरी केयरफुली क्यूरेटेड, वेरी केयरफुली फ्रेम्ड एंड ये आप देखोगे, मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ आगे करके। काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग आपको यहाँ पे सब आसपास में दिखेगी, ऐसा भरा हुआ सा कंटेंट नहीं है। ठीक है ना, तो इसका जो लिंक होगा PDF जो होगी वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। एंड लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शंस जो आपको इससे पहले फॉलो करने। रीड ओनली हाईलाइटेड टेक्स्ट बिफोर द एग्जाम फॉर क्विक रिविजन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज ओनली फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर द लेक्चर, तो उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हाईलाइटेड कंटेंट के ऊपर फोकस करोगे ज़्यादा। गो थ्रू द वीडियो 2 to 3 टाइम्स, जो भी लर्निंग ट्रिक्स इसके अंदर दी गई हैं उसको आप फोकस करो, उसको पढ़ो। PYQs की थीम भी दी गई है, उसको भी एक बार देख लेना पहले, प्रायोरिटाइजेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा उससे। नोट्स हैव बीन अरेंज्ड एज पर द हेडिंग्स ऑफ द iDrishti मैगजीन फॉर योर बेनिफिट। आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी ये मैगजीन पढ़ ली होगी, तो उनके लिए ये और आसान हो जाएगा। आप देखोगे कि हेडिंग्स वैसी डाली हुई हैं जैसे मैगजीन में और उसी ऑर्डर में भी है, जस्ट जो कंटेंट है उसको हमने फॉर्मेट ठीक से कर दिया है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप जज कर पाओगे आराम से कि हाँ हमने जो भी डाला है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट ही डाला है, ज़्यादा कुछ इरेलेवेंट नहीं डाला है। प्लीज़ डू नॉट माइंड द लर्निंग ट्रिक्स, किसी को हर्ट करने की कोई इंटेंशन नहीं है, मैं पहले से ही सॉरी बोल रहा हूँ इस चीज़ के लिए। अगर आपको कोई लगता है कि कहीं कोई पर्सनैलिटी को डिसरिस्पेक्ट कर दिया कुछ, दैट इज़ नॉट द इंटेंशन। द इंटेंशन इज ओनली फॉर अस टू एस्टैब्लिश एसोसिएशंस इन योर माइंड विद द कंटेंट, ताकि आप आराम से उसको याद कर पाओ एंड रिवाइज कर पाओ। फ्यू स्लाइटली ओल्डर बट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैव आल्सो बीन एडेड, उनको आप 1 या 2 बार रीड कर सकते हो। देखो आयोग का कोई भरोसा नहीं होता है, कई बार 1-2 चीज़ें वो अगर ज़रूरी है तो वो पुरानी भी डाल देते हैं, कोई भरोसा नहीं है ना, तो इसलिए जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आप उसको 1 आधा बार रीड करना, बार बार रिवाइज मत करना, बस इतना हो सकता है। नो मेजर एक्सप्लेनेशंस हैव बीन प्रोवाइडेड ऑब्वियसली टू सेव टाइम। यू कैन यूज दिस एज अ ऑडियो बुक। आप ऑडियो बुक आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद फिर आप इसको साइड में रख देना एंड जस्ट प्रिंट द PDF, या फिर कहीं पे भी आप पढ़ रहे होगे PDF को तो उसको खोल करके उसमें से रिवाइज करो एंड उसको बैकग्राउंड में डाल दो। 1.2x पे भी कर सकते हो आप स्पीड जो वीडियो की होगी, एंड जस्ट रीड अलोंग। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ सेग्रीगेशन सॉल्व। कई बार हम देखते हैं कि iDrishti मैगजीन में हैज़ार्डली कंटेंट अरेंज होता है, सो अकॉर्डिंग टू डेट, रेलेवेंस एंड प्लेस वाइज कर दिया है जहां पर भी जरूरत लगा है ना, तो वो देख लेना आप। एंड सॉरी फॉर एनी अलाइनमेंट इश्यूज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। PYQs की ये थीम है, इनको आप अपने आप रीड कर लो, मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड जब आप आगे का कंटेंट देखोगे तो फिर आप इसी बेसिस पर जज करना कि हाँ ये पहले पूछा गया है 2021 के RO के एग्जाम में, 2023 के जो निरस्त वगैरह कैंसिल वाला एग्जाम उसमें भी, ठीक। चलो अब हम कंटेंट पे आते हैं। ये देखो हेडिंग ऐसी डाली है, पॉलिटिकल/नेशनल अफेयर्स। सबसे पहले त्रिपुरा हैज बीन डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट। किसने करा डिक्लेरेशन? चीफ मिनिस्टर ने करा। कौन सी स्कीम के अंडर? उल्लास नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम। त्रिपुरा ऐसी 3rd स्टेट बन गई है, इसका मतलब पहले मिजोरम है, उसके बाद गोवा थी सेकंड पे, लद्दाख जो थी ऐसी पहली UT थी, तो उसको हम साइड में रख रहे हैं। तो याद कर लो इसको, MGT या महात्मा गांधी ट्राइड, महात्मा गांधी जी ट्राइड, 1st, 2nd एंड 3rd ऐसे करके रैंक याद कर लो। पहले पे मिजोरम है, सेकंड पे गोवा है, 3rd पे त्रिपुरा है। $50 years ऑफ इमरजेंसी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राजनारायण में, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की 1971 की इलेक्शन को इनवैलिडेट कर दिया इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस के ग्राउंड्स पर, एंड उसके बाद नेशनल इमरजेंसी लग जाती है ऑन जून 25, 1975। इस दिन को आज हम संविधान हत्या दिवस के रूप में कमेमोरेट भी कर रहे हैं, विच इज स्लाइटली वियर्ड बट दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। तो जून 25, 1975 आपको याद ही होगी, पर फिर भी आप
एक बार याद कर सकते हो उसको ऐसे कि देखो सन ऑलमोस्ट ओवरहेड होता है इस दिन भी, क्योंकि 21 जून है जिस दिन वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल ओवरहेड होता है, पर ये भी लगभग उसी के आसपास की दिन है डेट है। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी, एग्रेशन बढ़ गया था बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के दौरान पे, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। तो जून 25 1975 याद रखना है। Article 352 of the Constitution was used and proclamation was emergency was declared and उसके ग्राउंड्स क्या थे, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ये चेंज करा गया है। पहले ये उस टाइम पे इंटरनल डिस्टर्बेंस था। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत ये काम हुआ है ताकि मिसयूज ना हो इमरजेंसी का। रिसेंट अपडेट ये है जो मैंने आपको पहले ही बता दी, संविधान हत्या दिवस से रिलेटेड। अब देखो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे जो पहले हमारे मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उनको आप देख लो एक बार, ये दिए हुए थे मैगजीन में इसलिए मैंने डाल दी। रिडल और अब्लेज को हम 1965 से रिलेट करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया है, ऐसे ही आप विजुलाइज भी करना है इसको कि हाँ मैंने मैगजीन में पढ़ा था रिडल और अब्लेज 1965 इंडो पाक वॉर के दौरान जो हुआ। फिर कैक्टस लिली, ट्राइडेंट और पाइथन जो है 1971 के दौरान हुआ है। ये मैंने यहाँ पे इमेजेस बना दी, कैक्टस लिली और पाइथन और ट्राइडेंट, ठीक है, इसको भी ऐसे विजुलाइज करने की कोशिश करो। आगे देखो मेघदूत का हमको पता है 1984 में सबको याद रहता है कि सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल लिया था। और विजय ऑपरेशन जो था और सफेद सागर, ये दोनों कारगिल में करे थे, ये आर्मी का और ये नेवी का। तो कारगिल की विजय में सब साफ, कारगिल की विजय में सब साफ, ऐसे करके याद कर लो इसको। उरी के सर्जिकल स्ट्राइक्स आपको पता ही होंगे 2016 में हुए। 19 में हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करा था जिसको हम ऑपरेशन बंदर भी बोलते हैं। और फिर हुआ है ऑपरेशन सिंदूर आफ्टर पहलगाम अटैक। तो इसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो जरूरी है। सबसे पहले May 7 को कंडक्ट करा गया था ऑपरेशन। 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स वर टारगेटेड इन पीओके और पंजाब में, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है। टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, जो कि ऑफशूट ग्रुप है एक लश्कर तैयबा का। इनको रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने भी डिक्लेयर कर दिया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लोकेशन हमने जो टारगेट करी भावलपुर, मुरीद के, सियालकोट, बरनाला, मुजफ्फराबाद, कोटली और तेहराकलाम, तो ये वाली जगह भी याद कर लेना है ना। फिर हमारे जो डीजीएमओ सर थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई, है ना, तो इनका नाम भी याद रखना, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। सीज फायर की डेट हमारी May 10 है। आगे देखो स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हमने जो वेपन्स यूज करे हैं उनकी बात करते हैं। ये देखो मैचिंग में आ सकते हैं कि किसने मैन्युफैक्चर करा है इसको, है ना, इस तरीके से आ सकता है स्टॉर्म शैडो या इसको स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी बोलते हैं। MBDA यूरोपियन डिफेंस कंसोर्टियम जो है उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर करा है। राफेल इसका प्लेटफॉर्म है और 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसके बाद हैमर प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब, AASM भी बोलते हैं इसको। ये किसने बनाया है? सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी फ्रांस की कंपनी है, उन्होंने मैन्युफैक्चर करा है। प्लेटफॉर्म इसका भी राफेल है, राफेल से ही लॉन्च हो जाते हैं इसका। लेकिन जो टारगेट है वो मीडियम रेंज टारगेट रहता है 15 to 70 किलोमीटर का। लॉइटरिंग म्यूनिशन जो होते हैं हमारी कामिकाज़े ड्रोन्स, जो नागेस्टो 1 वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, इसको आप ऐसे देख लेना। इसके बाद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये आपको पता है जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में। ये कहीं से भी लॉन्च करता है, लैंड, सी, एयर, सबमरीन, और 290 किलोमीटर के करीब इसकी रेंज है। मार्क 2.8 से लेकर के 3.0 तक की स्पीड पकड़ लेता है। S-400 ट्रायम्फ, जिसको हम सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं, ये रशिया ने बनाया है, ठीक है। ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस शील्ड है। इसके बाद देखो इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी को साइंड इन 1960, ये आपको पता है 9 इयर्स का नेगोशिएशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ब्रोकर किसने करा? वर्ल्ड बैंक ने करा। कौन सी है? ईस्टर्न रिवर्स हैं इसके अंदर, रवि, ब्यास और सतलुज, जिसका कंट्रोल टोटल इंडिया के पास है। अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है इंडिया इसका। वेस्टर्न रिवर्स जो है इंडस, झेलम और चेनाब, ये रिजर्व्ड है फॉर पाकिस्तान और 80% इसका जो पानी है वो यूज कर रहे हैं पाकिस्तान, ठीक है। तो अब इसको इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अबेंस में डाल दिया। टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं यार आईआर में और इंपॉर्टेंट भी होती हैं, आप उनको वैसे ही याद करा करो तो ज़्यादा अच्छा है। कैंसिल वगैरह ये सब बोल रहे हो आप, वो कोलोकुली ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अबेंस वर्ड यूज करा गया है, ठीक है ना। इन्हें झेलना नहीं चाहिए, ऐसे करके याद कर लो उसको। इन्हें से इंडस, झेल से झेलम और चेज से चेनाब, इन्हें झेलना नहीं चाहिए। अगर आपको याद भी नहीं है तो भी आप कर सकते हो ऐसा करके। अब कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं, थोड़े पुराने ही यार, पर फिर भी आप एक बार नजर मार लो। इंडियन फोर्सेस का देखते हैं। ऑपरेशन दोस्त करा, तो दोस्त के लास्ट में क्या रहा है? SOT, तो सीरिया और टर्की, ऐसे करके याद कर लो। ऑपरेशन गंगा, ये कब चलाया था भैया? स्टूडेंट का इवैक्यूएशन करना था यूक्रेन से, तो उल्टी गंगा बहा दी। देखो मैंने यहाँ से यू से उल्टी गंगा, गंगा ऐसे करके बहा दी है ना, तो यू यूक्रेन से याद कर लो गंगा। इसके बाद देवी शक्ति, तो अफगानिस्तान से देवियां इंडिया में पढ़ने आ गई थी। ये एक्चुअली में हुआ भी था, कई सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में रिसर्च करने के लिए विमेन स्कॉलर्स आ रहे थे आफ्टर अफगानिस्तान का टेक ओवर करा तालिबान ने, है ना। समुद्र सेतु तो बहुत फेमस है, देखो यार ये कोविड-19 के दौरान हुआ था, काफी चर्चा में भी था, तो ये आपको वैसे भी याद होगा, है ना, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। और मदद अगर हम पहुंचाएंगे तो सबसे पहले केरला में पहुंचाएंगे, ठीक है।
अब देखो इंसानियत, ऑपरेशन इंसानियत कहाँ पे था? बांग्लादेश में ह्यूमैनिटेरियन एड कराया प्रोवाइड रोहिंग्यास को। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं रेफ्यूजीज, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ये देखो इंसानियत इंडिया में है और बांग्लादेश के थ्रू होकर के रोहिंग्यास तक जाए जो म्यांमार से हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मैप भी है हमारा, इंडिया से म्यांमार की तरफ जाते तो बांग्लादेश पड़ रहा है पहले, तो इस तरीके से याद कर लो। फिर संकट मोचन, तो भैया संकट में तो सूडान रहता है हमेशा, सूडान इज ऑलवेज इन संकट, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। आगे देखो वक्फ एक्ट देख लेते हैं अब, जिसको उम्मीद एक्ट भी बोलते हैं, ये बात याद रखना। उम्मीद की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अब देखो वक्फ एक्ट जो ओरिजिनल एक्ट था वो तो था 1995 का, लेकिन कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने एक्ट बना रखे थे रेगुलेट करने के लिए वक्फ को, है ना, क्योंकि चैरिटी फॉल करता है इन एंट्री 28 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि इस पे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं 7 शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो अप्रैल 3, 2025 को ये पास हो गया, इस डेट को भी याद कर लो, कोई भरोसा नहीं, पूछ लिया जाए, है ना। आगे देखो वाकिफ कौन है भैया? वाकिफ वो है जो डोनेट करता है प्रॉपर्टी को, और इसकी जो ओनरशिप है वो ईश्वर में है ना, ईश्वर में वास है ओनरशिप। पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी इसकी जेपीसी, तो उसमें 31 मेंबर थे, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ऐसी होता है, कमेटी आपने देखी होंगी, पढ़ा भी होगा चैप्टर लक्ष्मीकांत में से। आगे देखो की हाइलाइट्स एक बार रीड कर लेते हैं, आपको वैसे बस आइडिया हो जाएगा। मे बी ऑप्शन में से पूछने के लिए आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द रिसेंटली अमेंडेड एक्ट, ऐसे करके कोई क्वेश्चन आ जाए तो देख लेना। फिर इसमें से इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स, दिस इज वन ऑफ द हाइलाइट्स, इस पे काफी चर्चा भी हुई। फिर रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर, यूनिलैटरल पावर टू डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ। तो अगर कोई भी विदाउट लॉजिक कोई अगर संपत्ति एज वक्फ बना दी तो उसका रिमूवल इन्होंने कर दिया कि ऐसा नहीं कर सकते हो। ट्रस्ट और वक्फ के बीच में डिफरेंशिएशन करा जाएगा, डिस्टिंक्शन है क्लियर। और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो लगभग 5 साल के लिए होंगे उन्हीं को अलाउ करा जाएगा, सॉरी अलाउ करा जाएगा कि वो अपनी जो संपत्ति है उसको वक्फ बना सकते हैं। इसके बाद इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड, ये भी क्लेम करा गया कि लॉ में इस तरह के प्रोविजंस करे गए हैं कि वुमेन और चिल्ड्रन के जो इनहेरिटेंस राइट्स होंगे वो भी प्रोटेक्ट किए जाएंगे। अच्छा 5 और 6 जो हमारे शेड्यूल हैं जो ट्राइबल एरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं, वहां पर वक्फ क्रिएट नहीं की जाएंगी, ये भी कह दिया उन्होंने। जो 3 मेंबर का वक्फ ट्रिब्यूनल था उसको उन्होंने रिटेन कर लिया क्योंकि जेपीसी ने ऐसी रिकमेंडेशन दी। इसके बाद देखो न्यू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट लैंड डिस्प्यूट। अब कई सारे ऐसे गवर्नमेंट लैंड है जो वक्फ डिक्लेयर हो गए हैं, गवर्नमेंट उससे अग्री नहीं करती है, तो उस तरीके के जो डिस्प्यूट रहेंगे उसमें एक सीनियर ऑफिसर, कलेक्टर से ऊपर का एक रैंक का ऑफिसर होगा, वो ये डिटरमाइन करेगा कि ये ओनरशिप किसके पास रहेगी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ ट्रिब्यूनल डिसाइड नहीं करेगा उस केस में अगर गवर्नमेंट वाली लैंड की बात है तो, ठीक है। आगे देखो वक्फ ट्रिब्यूनल के जो डिसीजंस रहेंगे उनको अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में, ये भी अच्छा है। इसके बाद जो वक्फ इंस्टीट्यूशंस वक्फ बोर्ड को कंट्रीब्यूशन करते थे वो 7% से 5% कर दिया। अगला देखो ऐसे वक्फ इंस्टीट्यूशन जिनकी जो आय है वो 1 लाख से अधिक है तो उनका गवर्नमेंट मैंडेटेड ऑडिट होगा, सही है। तो ये आपकी वक्फ के बारे में इंफॉर्मेशन है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं आई थी। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 21 एंड एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो 2 केसेस हो गए, प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 और अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। दोनों केसेस में क्या कहा गया कि भैया राइट टू लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर आर्टिकल 21 की जो डेफिनेशन होता है उसको वाइडन करता रहता है, बिकॉज आर्टिकल 21 तो बस एक लाइन लिखी हुई है, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो वाइड होती रहती है, उसमें नए नए राइट्स ऐड होते रहते हैं। तो राइट टू लाइफ भी अब ऐड हो गया। अब कैसे याद करोगे, आर्टिकल 21 है तो इसको कर लिया हमने 21, प्रज्ञा प्रसून में से प्रज्ञा निकाल लिया प्रज्ञा, और अमर जैन में से अमर निकाल लिया, तो 21 की प्रज्ञा अमर रहे, ऐसे करके याद रख लो। अमर का मतलब राइट टू लाइफ, ऐसे करके याद कर लो। ऐसे ही पुराने केसेस मान लो मैच करने के लिए आ जाइए कि राइट टू लाइवलीहुड कौन से केस में का है, प्राइवेसी किस में का है, इस तरीके से आप ऐसे याद करो इसको कि क्वेश्चन इस तरीके का आएगा और हमें ऐसे ही याद करना है। तो लाइवलीहुड किस में कहा था कि राइट टू लाइवलीहुड है, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कहा था, तो ओल्गा टेलिस। तो तेल देखो, तेल मतलब क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं 70 to 80%, उसके बिना तो हमारा लाइवलीहुड पॉसिबल ही नहीं, तो ऐसे याद कर लो लाइवलीहुड और तेल। और जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वाला जजमेंट तो देखो यार बहुत फेमस है, वो प्राइवेसी रिलेटेड है, इसको तो आप वैसे नहीं बोल सकते। फिर देखो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने कहा था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी भी होता है। अब कॉमन कॉज क्या है, वो एक एनजीओ है तो वो तो डिग्निटी की बात करता ही है, और वो डिग्निटी की बात करता है तो वो राइट टू डाई की डिग्निटी भी बात करेगा, है ना, ऐसे करके याद कर लो। आगे चलो, कास्ट का इन्यूमरेशन अब अपकमिंग सेंसस के अंदर होगा, सीसीपीए ने ये क्लियर कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। पहली बार जब हुआ था ये 1931 में हुआ था, इनफैक्ट लास्ट टाइम हुआ था, नॉट पहली बार, लास्ट टाइम जब हुआ था तो वो 1931 में हुआ था। उसके बाद 41 में जब करा तो वॉर के
वजह से उन्होंने पब्लिश नहीं करा। उसके बाद देखो SC/ST का डेटा तो फिर भी अवेलेबल होता है, पर OBC का डेटा हैज बीन लार्जली एब्सेंट। मंडल कमीशन ने ऐसे ही एस्टिमेट करा था, 52% के करीब उन्होंने बताई है ना, लेकिन वो सेंसस के थ्रू नहीं हुआ है। इसके बाद SECC का जो डेटा है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का, तो वो तो यूज होता है कई सारे प्रोग्राम्स में, लेकिन 2011 में जो हुआ उसका डेटा भी पब्लिश नहीं हुआ है। इसके बाद 2 फेजेज में अब हम लोग इसको कराने वाले हैं, और March 1, 2027 को इसका टारगेट कंप्लीशन डेट है, ये भी आप याद रख लेना। आगे देखो, भगवद गीता एंड नाट्य शास्त्र हैव बीन एडेड टू यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ये April 17, 2025 को हुआ। डेट यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रख लो बस दोनों चीज। एंड भगवद गीता का आपको पता होगा, इट इज एम्बेडेड इन द भीष्म पर, चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार नजर मान लो। नाट्य शास्त्र का ये टाइमिंग याद कर लो हल्का सा ऐसे ही, बस 2nd सेंचुरी BC के आसपास करी है। इसकी कंपाइलेशन किसने करी है, तो भरत मुनि ने करी थी, सेज भरत मुनि ने। इसके बाद रजिस्टर जो है हमारा यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड का, तो वो लॉन्च हुआ था 1992 में, एंड बायएनुअली इसको जो है अपडेट करते रहते हैं। आगे देखो, इंडिया के पहले भी सबमिशन रह चुके हैं, लगभग 14 के करीब, ऋग्वेद भी इसमें है शामिल। ये देखो, इलेक्शन थे असेंबली के, तो इनको बस ऐसे याद कर लो कि मान लो क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाए कि दिल्ली का पहले हुआ था, कि हरियाणा का हुआ था, कि जम्मू एंड कश्मीर का, तो ऐसे बस याद कर लो कि दिल्ली का सबसे रिसेंट है, फरवरी में 2025 में हुआ था, जिसमें रेखा गुप्ता जी CM बनी दिल्ली की, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मर्लेना जी के बाद बनी है ये। 48 सीट आई थी बीजेपी के। हरियाणा का देख लो तो वहाँ पे नायब सिंह सैनी जी बने थे CM। उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर का हुआ था इलेक्शन, तो वहाँ पे जो इंडिया अलायंस और JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनकी 49 सीट्स के करीब आई थी। वहाँ की जो डेप्यूटी CM है उनका भी नाम देख सकते हो आप एक बार, सुरेंद्र कुमार चौधरी। इसमें से बस इतना और कुछ नहीं। महाकुंभ देख लो, अभी भी रेलेवेंट है थोड़ा सा, तो अभी भी लगातार आप इसके बारे में पढ़ते रहोगे हर जगह, तो यहाँ पे भी पढ़ लो थोड़ा सा। 13 जनवरी 2025 को स्टार्ट होता है पौष पूर्णिमा से, 26 फरवरी 2025 तक चला, महाशिवरात्रि के बाद से एंड होता है। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, पता ही आपको इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पाओगी, कौन से रिवर्स के किनारे हैं, ठीक है, जहाँ भी ये होगा। फिर इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को ने डिक्लेयर करा था 2027 में, सॉरी 2017 में, 2017 के अंदर करा था। एस्टिमेटेड बजट तो महाकुंभ का था 6382 करोड़ था, सही है। और यूपी के स्टेट बजट 24-25 में इसके लिए एलोकेशन जो करा था वो करा था 2500 करोड़ का। ये देखो, अब नेक्स्ट इवेंट जो होगा वो नासिक में 2027 में होगा। किस नदी के किनारे, तो गोदावरी के। और जब उज्जैन में होता है तो शिप्रा नदी के किनारे होता है। ये देखो यहाँ पे लोगो है कुंभ का, तो इसमें अमृत कलश, टेम्पल, इमेज ऑफ लॉर्ड हनुमान, शेर ऋषि और अर्न यानी कलश और अक्षवट ट्री, ये सब मिल जाएंगे। सॉरी यार, यहाँ पे ना देखो लॉर्ड हनुमान की फोटो भी होती है यहाँ पे, वो इसमें है नहीं इस वाली इमेज में, वेरी सॉरी, पर यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये ऐसा मत सोचना कि इमेज नहीं है इसके अंदर। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्या आता है, टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस अब हो गई हैं हमारी 11, पहले 6 थी, अभी 2025 में 5 ऐड हुई है। तो सबसे पहले आप ऑर्डर देखो, ये ऐसे देखना, तमिल सबसे पहले ऐड हुई थी 2004 में, और संस्कृत उसके 1 साल बाद होती है 2005 के अंदर, 2005 में। तो संस्कृत से पहले तमिल हुई है, ये याद रख लेना आप। बाकी का ये ऑर्डर अगर आप याद रख पाओ तो कर लो, वरना तो ये याद रखो सीधा कि 2025 में हमने ऐड करी पाली और प्राकृत, जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म की लैंग्वेजेस है। और उसके अलावा MBA याद कर लेना, सॉरी वेट अ सेकंड, हाँ MBA याद कर लो, मराठी, बंगाली और असमीज, और इसके अलावा पाली और प्राकृत, ये 2025 में हुई। क्राइटेरिया क्या होता है भैया क्लासिकल लैंग्वेजेस को स्टेटस देने का, तो यार 1500 से 2000 साल के करीब एंटिक्विटी होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए भाषा, और उनका अपना एक एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए, जो एक जनरेशन ऑफ स्पीकर्स ने उसके बारे में अपना हेरिटेज बनाया है उसको, या उसको लैंग्वेज को बोला भी है, और उसके जो टेक्स्ट हैं, नॉलेज टेक्स्ट, वो हमें उस समय के बारे में बताते भी हैं, जो 1500 से 2000 साल पुराना है। और लिटरेरी ट्रेडिशन जो है वो कंटिन्यूस रहा हो, डिसकंटिन्यूस भी रहा हो, तो वो किसी दूसरे ऑफशूट में जाकर के मिल ना गया हो, उसकी जो अलग आइडेंटिटी है ना वो लगातार बनी हुई हो उस लैंग्वेज की। तो ये तो साहित्य अकेडमी थ्रू इट्स लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी इट डिक्लेयर्स दैट क्लासिकल लैंग्वेज, है ना, डिसाइड करने के बाद इन सारे उसके ऊपर पैरामीटर्स के ऊपर। तो अगला देखो COP29, ये कहाँ हुआ है, बाकू अजरबैजान में, नवंबर 11 से लेकर 24 इसमें ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी आपको। COP29 किसका, COP29 का UNFCCC की बात हो रही है। COP अपने बारे में कुछ नहीं होता है, देयर इज अ COP टू CBD also, there's a COP to UNFCCC also। तो ये COP कौन से की बात हो रही है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आप याद रखोगे।
अब नो क्लाइमेट चेंज नवंबर ऐसे करके याद कर लो इसको, तो नवंबर के अंदर आपको याद हो जाएगा कि क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 हुई है। 11 से 24 आप याद कर लेना कि इसके बीच में थी। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ क्या क्या था। तो सबसे पहले डिक्लेयर होता है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG, यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे ट्रिपल करने की बात कर रहे हैं। इसको पहले 100 था, तो अब $300 बिलियन की बात कर रहे हैं बाई ईयर 2035। कार्बन मार्केट्स की इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर बात करी गई थी, और मीथेन का डिक्लेरेशन करा। इसका इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, इसमें सिर्फ डेवलप्ड नेशंस हैं, ये बात आप याद रखोगे, क्योंकि उनके जो एमिशंस के गोल हैं वो हमसे पहले के हैं, तो इसलिए वो अभी इस टाइप की जो डिक्लेरेशन है उनको साइन कर रहे हैं। फाइनली बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव, जो किसके कोलैबोरेशन के साथ कर गया है, FAO के साथ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगली बार आप रिवाइज करो तो NCQG प्लस मीथेन प्लस कार्बन मार्केट्स प्लस हार्मोनिया और नो क्लाइमेट चेंज नवंबर, और 11 से 24 ऐसे करके कर लेना। इसके बाद अगला दो नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स आए थे FY 21-22। इसमें गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ा है, ये बताया गया है 2014 से लेकर 22 के बीच में 1.13 से लेकर के 1.84 तक अब हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस हुए हैं, ये देखो काफी न्यूज़पेपर्स में भी रिपोर्ट करा जा रहा था। 62.6% से 39.4% पे आ गया है ये, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है, बिकॉज जो गवर्नमेंट की हेल्थ प्रोविजंस हैं, जो उनकी स्कीम्स हैं, वो सब काम कर रही हैं। लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर था हेल्थ पे, वो घट रहा है। लेडी जस्टिस का स्टैचू आपने ये देखा ही होगा, यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हो। वैसे तो दोनों की इमेज यहाँ पे लगा दी गई है। ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया था, कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने कैरी कर लिया, क्योंकि हम रेट्रीब्यूशन में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए हमने स्वॉर्ड हटा दी, कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल से चलता है देश। देन जो रोब है उसकी जगह पे अब साड़ी आ गई है, जो ट्रेडिशनल रोब था, एंड स्केल्स हमने रिटेन कर लिए। देन यूनियन बजट 24-25 में ट्राइबल वेलफेयर स्कीम, देखो ये स्कीम थी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अब इसको नोटिफाई करा जा रहा है एज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो धरती आबा मतलब कि हम बात कर रहे हैं इसकी, हम बात कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की, है ना, तो उनके नाम से अब ये कर दिया। इसमें टारगेट था 63,000 विलेजेस को बेनिफिट्स पहुंचाने का, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उनका बढ़ाना है जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, एंड आउटले यहाँ पर देख लो आप 79,156 करोड़, ये भी थोड़ा सा ध्यान कर लेना है ना। आगे देखो PM स्वनिधि स्कीम, तो स्वनिधि की फुल फॉर्म आपको पता होगी, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर भारत निधि योजना। इसमें प्रेज अवार्ड्स भी मिलते हैं, ठीक। प्रेज का मतलब क्या हुआ, परफॉर्मेंस रिकग्निशन फॉर एक्सेस टू सोशल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर्स एम्पावरमेंट। इसमें जो बेस्ट स्टेट है वो मध्य प्रदेश है, लार्ज स्टेट्स के अंदर। ये हो देना, जो ULBs की बात करेंगे ये आप सकते हो। आगे देखो लोकसभा इलेक्शंस, तो ये भी देखो पुरानी बात है, लेकिन बस एक बार ऐसी नजर मार लेते हैं। सेकंड लॉन्गेस्ट पोलिंग एक्सरसाइज थी, 44 दिन तक चली। पंपन ट्राइब ने पहली बार वोट डाला। ओवरऑल जो वोटर टर्नआउट था वो 65.79% था, जिसमें हम पोस्टल बैलेट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उनको इंक्लूड करेंगे तो थोड़ा बहुत और ऊपर हो जाएगा। हाईएस्ट टर्नआउट जो था वो लक्षद्वीप में था 84.16%। सीट्स आपको पता होंगी, एक बार देख लेना। जो विमेन है वो हमारी 74 हो गई है अब 18वीं लोकसभा में। 17वीं लोकसभा में ये 78 था नंबर। एंड अभी क्या है, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं विमेन। एक तो अन्नपूर्णा देवी जी हैं जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और फिर इसके अलावा निर्मला सीतारमन जी हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। 5 और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो टोटल मिलाकर के 7 हो गए आउट ऑफ 72। आगे देखो नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस इनॉग्रेशन हुआ, ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद करा था राजगीर बिहार में। जो ओरिजिनल फाउंडिंग करी थी इसकी गुप्ता एम्परर थे कुमार गुप्त, आपने स्टार्टिंग हो गया 600 साल तक चली, उसके बाद 12वीं सदी में तोड़ दी जाती है। रूइंस इसके जब डिस्कवर करे थे तो वो फ्रांसिस बुचानन ने करे थे, लेकिन जब आइडेंटिफिकेशन इसका करा था कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे, तो 1861 में वो करी थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। मॉडर्न रिवाइवल इसका शुरू हुआ था, तो बिल आया था राज्यसभा में। देखो यूनिवर्सिटीज के बिल आते हैं, सबको पता है, कई सारे स्टैब्लिश होती हैं थ्रू अ बिल। तो 2010 में आया था ये। और जो पद्म विभूषण है हमारे BV जोशी जी, उन्होंने इसको डिजाइन करा था एज अ नेट जीरो ग्रीन कैंपस। ठीक है, ये पहला सेक्शन ओवर होता है। अब देखो हम बात करेंगे नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स की। विकसित कृषि संकल्प अभियान लॉन्च करा था, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जब वो आए थे अभी नेक्स्ट गवर्नमेंट बनने के बाद, तो 15 डेज का नेशनल कैंपेन चला पूरी उड़ीसा में। ये करा था विकसित कृषि संकल्प अभियान, याद कर लेना। इसके अलावा देखो कई सारे जो प्रोग्राम्स थे उन्होंने चलाए थे कृषि विज्ञान केंद्र में मोतिहारी बिहार में भी। लेकिन हमें जो मेन चीज देखनी है वो देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च है, ये हैदराबाद के अंदर है, ये याद कर लो। सही है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हैदराबाद में मिलेंगे चावल,
अब मैंने चावल क्यों लिखा है, क्योंकि भैया राइस रिसर्च वाला भी हैदराबाद में भी है, अभी आगे आएगा, मैं वहां पे भी लिख दूंगा इसी को दोबारा से, ठीक है। हैदराबाद में मिलेंगे चावल, मिलेट से मतलब मिलेंगे, और चावल से राइस। 10 साल हुए जन सुरक्षा की स्कीम्स को, कौन सी हैं वो? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। 10 साल पूरे कर लिए इन्होंने मई 2025 में, तो इसलिए जरूरी होता है। इंडिपेंडेंटली भी आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना यार, यहाँ पे तो उतना ही लिखा है मैंने जितना आईजीएसटी में दिया हुआ था, लेकिन आपको ज़्यादा जानना चाहिए इसके बारे में, और अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेना, वरना इतना मिनिमम तो आपको पता होना ही होना चाहिए। जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है। लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है तो आप वर्किंग एज वाले लोगों को ऐड कर लोगे इसमें, 18 to 50 के जो होंगे, है ना, वो कंट्रीब्यूशन करेंगे लेस देन ₹2 पर डे, और ₹2 उनको उनकी डेथ में मिल जाएंगे। ये हर दिन का है, क्योंकि भाई डेथ तो देखो सबकी होनी है इवेंचुअली, तो आप जो कंट्रीब्यूशन करोगे इस एज के बीच में एलिजिबिलिटी जो है, और आप फिर जब डेथ होगी तो उसके बाद मिल जाएगा आपको पैसे, किसी भी रीजन से हो जाए डेथ। अगला देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो 18 से 70 साल एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, और 2 लाख मिलेंगे यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ होती है अगर, और 1 लाख मिलेगा अगर पार्शियल डिसेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे ₹2 पर मंथ है, बिकॉज डेथ अगर एक्सीडेंट से होती है तो वो एक रेयर अकरेंस है, इसलिए ₹2 पर मंथ से भी काम चल जाएगा। अब देखो अटल पेंशन योजना, तो पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए, गारंटीड मंथली पेंशन मिल जाएगी 60 ईयर्स की एज में, जब ₹1000 से 5000 के बीच में होगा, है ना। इसके 7.66 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एज ऑफ अप्रैल 2025। अब ये नंबर और आगे बढ़ गया होगा। जब आप पेंशन का फ्रेमवर्क पढ़ते हो ना, तो उसको ठीक से पढ़ा करो पूरा, कि भाई जो फॉर्मल सेक्टर के लोग हैं उनके लिए कौन से हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनके लिए कौन सी स्कीम्स हैं, है ना। ऐसे ही आप मिडिल क्लास, लोअर जो हमारी बीपीएल क्लास है उसके लिए कौन सी स्कीम्स हैं। तो एनसैप से लेकर के आप ऐसे पढ़ो कि भाई अब अगली बात आ गई अटल पेंशन योजना की, एंड देन जो ओपीएस है वर्सेस एनपीएस है वर्सेस यूपीएस है, ये सारी पढ़ी जा सकती है। मैं बस बता रहा हूँ आपको कि जब आप पेंशन का फ्रेमवर्क पढ़ो तो आप सारी स्कीम पढ़ लो उसके अंदर, है ना, तो काफी सारी चीजें एक साथ कवर हो जाती है। आगे चलते हैं। केन बेतवा का लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये खाजुराहो मध्य प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर ने इसका फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया है। 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये देख लेना आप, बिल्कुल तरीके से याद कर लो इसको। दोनों ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ये तो पता ही है। केन से पानी जाना है बेतवा में, तो केन रदरफोर्ड टू बैट लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्रिकेटर थे वो, ऐसे का वैसे तो ये ऐसे ही याद हो जाएगा, फिर केन लिख दिया था। सरप्लस वाटर फ्रॉम केन टू बेतवा। आगे चलो, क्रूज भारत में लॉन्च हुआ है तो कहाँ होगा भाई, मुंबई में तो होगा अगर क्रूज की बात हो रही है तो जो पोर्ट्स के मिनिस्टर है हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने लॉन्च करा था। गोल क्या है हमारा कि 2029 तक यानी अगले 5 साल में क्रूज पैसेंजर जो ट्रैफिक है वो डबल हो जाए। अगर जाओ नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स पे, तो यहाँ पे चेनाब रेल ब्रिज की बात है। यहाँ पे यार इसकी लेंथ देख लेना प्लीज, कोई भरोसा नहीं है, पूछ लें इसकी। 1315 मीटर्स इसकी लेंथ है, और ये 359 मीटर्स अबव द चेनाब रिवर है, एंड दिस इज द हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज इन द वर्ल्ड, एंड इट इज मेड फ्रॉम स्टील, और अपनी श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको एस्टैब्लिश कर देता है। अंजी ब्रिज इसके बाद दूसरे नंबर पे सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हो जाता है, एंड इट इज बिल्ड ऑन अंजी रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। ये फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है, केबल से बना हुआ है। अगला देखो, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक्सपेंशन है, तो फॉरेंसिक्स की जरूरत है, कहाँ पे पड़ेगी भाई, वहीं पड़ेगी जहाँ पे नक्सलेट एरिया होगा, ऐसे करके याद कर लो उसको, है ना। रायपुर छत्तीसगढ़ में कैंपस इसका बनने वाला है, और भी काफी जगह पे बनेगा, 26 मेजर लोकेशंस पे इंडिया में। एंड फाउंडेशन स्टोन कौन ले करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर करेंगे। फॉरेंसिक्स की बात है तो किससे जुड़ा होगा ये, पुलिसिंग से, इंटरनल सिक्योरिटी से। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब होम अफेयर्स मतलब कि होम मिनिस्टर आएंगे, है ना, फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए। ऐसे लॉजिकली हल्का सा पढ़ लिया करो। आगे देखो, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, तो ये दिसंबर 2022 में लॉन्च हुई थी, रीडेवलप करने इसमें रेलवे स्टेशन, बस इतना याद रखिए। ये देखो, वेव समिट 2025, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी हर एक इन्फॉर्मेशन याद रखना। इनॉग्रेट किसने करा है, प्राइम मिनिस्टर ने। लोकेशन कहाँ की है, मुंबई की है। वेव्स कहाँ पे चलेंगे, मुंबई में चलेंगे, है ना। आगे देखो, May 1, 2025 को करा है। फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ऑर्गेनाइज किसने करा है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इस पे आता हूँ भी, है ना। पहले ये देखो, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, ये टैगलाइन है या इसकी थीम मान लो इसको। इंडिया का रोल जो है ऑरेंज इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है, इसी को बढ़ावा देने के लिए वेव्स कराया जाता है। 1 मिलियन फंड
इस्टेब्लिश करा है गवर्नमेंट ने भी खुद से इसके लिए। अच्छा, फेलिपे बुट्रेगो और इवान दुके ये किताब लिखे थे जिसका नाम था द ऑरेंज इकोनॉमी एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी, वहां से लिया गया ये। ऑरेंज इकोनॉमी में वो सारी चीजें आती हैं जो क्रिएटिविटी, कल्चर और आईपी से रिलेटेड है ना। अब आते हैं हम वापस उसमें। प्राइम मिनिस्टर मेड ऑरेंज वेव्स, प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो ऑरेंज लेकर के जाएंगे, ऑरेंज वेव्स लेकर के कहाँ पे, मुंबई में। एंड देयर ही ट्राइड टू कनेक्ट क्रिएटर्स एंड कंट्रीज, ऐसे करके याद कर लो उसको। नेक्स्ट टाइम जो रिवाइज करो बस इसको देख लेना एंड साथ में फर्स्ट में याद रखना। इंडिया क्या ट्राई कर रहा है, मीजल्स और रूबेला एलिमिनेट हो जाए, कब हो जाए, 2026 तक हो जाए, इसलिए उनको अवार्ड भी करा है, रिकग्निशन भी मिला है। किसने दिया है, अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी ने दिया है। कहाँ पे दिया था, वॉशिंगटन डीसी में ही तो देंगे अमेरिका वाले, और कहाँ देंगे। आगे देखो, काशी तमिल संगम का 3rd एडिशन 3.0 हुआ, कब हुआ ये भी याद रखना, फरवरी 15 से लेकर के 24 2025 में, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एजुकेशन के साथ और बाकी मिनिस्ट्रीज को मिलाकर के करती है। इस बार क्या था, मेन थीम थी कि सेज अगस्त्यर जो है उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है उसको लेकर के कराया गया था। और ये इनिशिएटिव अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एनविजन करा है। देखो इसको ऐसे याद कर लो कि मेरी 15 की टिकट है तमिल से काशी की, है ना, और 15 को जाऊंगा तो फिर 7-8 दिन तो रह के आऊंगा, 8 दिन, उसके बाद तो 24 को फाइनल डेट थी इसकी। अच्छा, अब देखो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो पहली है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2.0, रिलीज किसने करी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ग्रेडिंग कौन करेगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री को करेगी, और कौन करेगा, वही तो पास करते हैं बच्चों को। रैंक क्या कर रहे हैं ये स्टेट्स एंड यूटीज को उनकी स्कूल एजुकेशन के ऊपर। जून में रिलीज हुई है, देख लेना इसको, है ना। 10 बैंड का स्केल है जिसपे करते हैं। ग्रेडिंग इन चंडीगढ़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी बताता हूँ। टॉप परफॉर्मर यहाँ पे चंडीगढ़ है, इसलिए लिखा है वहां पे, है ना। कोई भी स्टेट इसमें टॉप 4 बैंड्स में नहीं आ पाई, जैसे दक्ष, उत्कर्ष कैटेगरी 1, उत्कर्ष कैटेगरी 2, उत्कर्ष कैटेगरी 3, इनमें कोई नहीं है। और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश से, जो एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है, गौतम नगर, यानी नोएडा या नोएडा, जो भी आप इसको बोलना चाहो। इसको रखा गया है प्रचेष्टा कैटेगरी में। प्रचेष्टा कैटेगरी इनसे नीचे है, उत्कर्ष 3 के बाद है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था सीधे कि ग्रेडिंग इन चंडीगढ़। तो आप रिवीजन करोगे अगली बार तो इतना भी देख सकते हो बस, कि इससे कम नहीं देख सकते ना। मतलब ग्रेडिंग करी है, किसने करी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करी है, और चंडीगढ़ 1 पे था। ये तो आप याद रखो ही रखोगे। आगे देखो, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो कौन निकाल रहा है, टाटा ट्रस्ट निकाल रहे हैं कोलैबोरेशन करके ये सारे सोसाइटी के थिंक टैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ। अप्रैल 2025 में रिपोर्ट आई थी। 4 पिलर्स को उन्होंने स्टडी करा, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन, लीगल एड। और किसको करेंगे अगर जस्टिस की रिपोर्ट निकाले, यही तो है। यहाँ लिख रखा है मैंने जस्टिस इन कर्नाटक, अभी बताऊंगा। जैसे ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा था, ग्रेडिंग इन चंडीगढ़। क्यों लिखा था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाली थी, उन्होंने ग्रेडिंग करी है, और टॉप कौन निकला उसमें से, चंडीगढ़। ऐसे यहाँ पे देखो टॉप परफॉर्मर लार्ज स्टेट्स के अंदर कौन है, कर्नाटका, इसलिए यहाँ लिखा जस्टिस इन कर्नाटका। इन्होंने एसेस स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी करा था, जब ये वाली रिपोर्ट निकाली ना इन्होंने, तो ये भी काम करा था इन्होंने। अगर कोई स्टेटमेंट आ जाए मान लो ऐसी, है ना, तो उसको कर देना यस। अगला देखो, फर्स्ट एवर एस्टिमेशन ऑफ रिवराइन डॉल्फिन्स। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज करी है, ये बात आपको याद रखनी है। कंडक्ट किसने करा था ये, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने करा था। यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, जो हमारी एनवायरमेंट की है। गैंजेटिक डॉल्फिन्स का एस्टिमेशन करा तो कितनी निकली, 6327। एंड जो इंडस रिवर डॉल्फिन्स थी तो ये 3 ही थी, वो व्यास रिवर के अंदर। हाईएस्ट गैंजेटिक डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इन उत्तर प्रदेश 2397। लेकिन जब हम हाई डेंसिटी स्पॉट की बात करते हैं तो बिहार में मिलती ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे डीपर रिवर चैनल्स हैं। अब ऑब्वियसली बात है, IUCN की रेड लिस्ट पे है, एंडेंजर्ड स्पीशी है, और WPA के शेड्यूल 1 के अंदर भी है। अगला देखो, नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी फरवरी 2025 में, जिसका टाइटल था एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। आपने देखा होगा कि नीति आयोग का भी स्ट्रेस रहता है इस चीज पे। एंड इवन अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमी जो EAC होती है, एडवाइजरी काउंसिल, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, तो उसके मेंबर्स भी हैं, जैसे शमिका रवि मैम है, तो वो भी जगह जगह जाती है, तो वहाँ पे बताती हैं कि जो स्टेट्स हैं उनको 21st सेंचुरी में आगे बढ़ करके डेवलपमेंट करना पड़ेगा, स्किल्स उनको डेवलप करनी पड़ेगी। तो उनका फोकस काफी ज़्यादा चीज़ पे है। इवन नीति आयोग का भी तो बहुत सिनर्जी है दोनों के बीच में, EAC और नीति आयोग के बीच में, जो अदर इंस्टीट्यूशन हैं उनके बीच में भी। सो दिस वॉज रिलीज बाय नीति आयोग इन फरवरी 2025। सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। इससे पहले इस तरीके के डॉक्यूमेंट नहीं निकाले जाते हैं जिसमें स्टेट की पब्लिक यूनिवर्सिटीज या स्टेट के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनके ऊपर कुछ कमेंट किया जाए, है ना। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने अचीवमेंट हाईलाइट करे, जैसे कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने बताया कि एजुकेशन स्पेंडिंग सबसे ज़्यादा करी जाती है, 8.11% है ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक, तो ये याद रखना आप। आगे चलते हैं।
अच्छा ये बहुत ज़रूरी है भैया, 18th बाइनियल इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, पहली लास्ट बार कब आई थी? 2021 में। इसका मतलब बाइनियल हो गई, 2 साल में आ रही है। तो अब देखो रिलीज किसने करी है? तो भूपेंद्र यादव जो हमारे मिनिस्टर हैं फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEF CCC। वेन्यू कहाँ पर थी? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। प्रिपेयर किसने करा है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। बाइनियल है सिंस 1987, ये मैं बता चुका आपको। सैटेलाइट का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू वो करते हैं इस काम को। फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो देखो, वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गए एक तो, जिनकी कैनोपी 70% से ज़्यादा है। मॉडरेटली जो डेंस फॉरेस्ट है उनकी 40 से 70 के बीच में। ओपन की बात करें तो 10 से 40 के बीच में, और फिर स्क्रब आता है। ये देखो स्क्रब 10% से नीचे जहाँ पे कैनोपी है। अब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं थोड़े से। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया है, ये आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। अब आप देखो टोटल फॉरेस्ट एंड टोटल ट्री कवर जो इस बार निकल करके आया है वो आया 25.17% इस एरिया का। जिसमें से फॉरेस्ट कवर कितना है 21.76 और ट्री कवर कितना है 3.41। भैया ये ऐसे एग्जैक्टली याद करने सारे के सारे फिगर से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्क्रब देखो तो 1.33%। नेट इंक्रीज जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर में आया है वो आया है 1445.81, और सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 156.41। आगे देखो स्टेट वाइज अब देखेंगे। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर अगर आता है या मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर अगर आता है तो मध्य प्रदेश इज मोर देन अरुणाचल प्रदेश, ऐसे करके याद कर लेना। और लार्जेस्ट या मैक्सिमम ट्री कवर की बात आती है तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, उसके बाद राजस्थान में बड़ा है, एंड फिर यूपी में। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर अगर बात करता है तो मध्य प्रदेश है, लार्जेस्ट ट्री कवर अगर बात करता है तो महाराष्ट्र पहले है। देन देखो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, परसेंटेज अब बात कर रहे हैं तो लक्षद्वीप आ गया है, उसके बाद सेकंड पे मिजोरम है। इसको लिख लेना दोबारा से एक बार अपनी नोटबुक में, जो मैं कह रहा हूँ रफ कॉपी लेकर के बैठे हुए एक साथ में, एंड लिखते जाओ कुछ कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है जिसको आपको बार बार देखना पड़ेगा। मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अगर देखते हैं हम तो मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ हुआ है तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हुआ है, सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है, इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है ये। इसके बाद देखो मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ पे हुआ है, तो भैया जहां पे मैक्सिमम आपको फॉरेस्ट कवर मिला था, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में, वहीं पे मैक्सिमम डिक्रीज भी है। ठीक, आगे देखो मैक्सिमम ट्री कवर ये मैं आपको बता चुका, महाराष्ट्र पहले पे है, राजस्थान फिर उत्तर प्रदेश। अब देखो कैटेगरीज में चेंज क्या है, तो जो VDF है वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो तो इंक्रीज हुआ है, MDF और ओपन फॉरेस्ट जो है वो डिक्रीज है। मैंग्रोव का कवर भी डिक्रीज हुआ है, नेट डिक्रीज आया 0.15% है अब ये इंडिया के जोग्राफिकल एरिया का, 7.43 स्क्वायर किलोमीटर से डिक्रीज आया अगर 2021 के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो। फिर देखो बैम्बू बेयरिंग एरिया, तो बैम्बू बेयरिंग एरिया में मध्य प्रदेश 1 पे है, अरुणाचल सेकंड पे है। कई बार हमारी ये टेंडेंसी होती है कि बैम्बू दिखा तो हम सोचे कि भैया नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट होगा पहले पे, नहीं भैया मध्य प्रदेश पहले पे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। आगे देखो एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री देखते हो आप तो इसमें भी इंक्रीज आया है। अच्छा यहाँ पे ISFR एंड होती है, यहाँ से देखो एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स रिपोर्ट है, ये ऐसे याद कर लो बस अगर कर सको तो, वरना इसको स्किप कर सकते हो, पुरानी रिपोर्ट है, नोवार्टिस है इसमें कंपनी, ठीक है। ये भी आप स्किप कर सकते हो, पर चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स GRAI 2023, तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो जितेंद्र सिंह जी हैं उन्होंने लॉन्च करा था। DARPG जो हमारा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है ये, वैसे जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर होता है। एंड ये इसमें बस ये है कि देखो यार ये याद कर लो कि ग्रीवेंसेस 10,000 से ज़्यादा, इसमें वैसे और कैटेगरी भी है पर मैंने सिर्फ एक ही यहाँ पे लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर का जो है वहाँ पे ग्रीवेंसेस सबसे ज़्यादा आए थे, ठीक है। ये अच्छी बात भी है वैसे अगर देखा जाए तो कि ग्रीवेंसेस आए हैं वहाँ से, एंड वो अब उनको आप जो रिस्पॉन्स है वो भी दे सकते हो, है ना। अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर ज़्यादा ग्रीवेंसेस आ रहे हैं तो उनका रिस्पॉन्स भी किया जा सकता है, हमें ये पता लगता है कि हाँ इस वाले एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, ठीक है। आगे चलो अब देखो 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024, तो अर्बन से आपको क्या याद आता है? गुजरात याद आता है, गांधीनगर, सही है, तो ऐसे याद करना। और मोबिलिटी की बात है तो क्या है? अर्बन ट्रांसपोर्ट, तो थीम क्या हो जाएगी? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट। अर्बन ट्रांसपोर्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसके सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो अर्बन मोबिलिटी गुजरात में 24। अब जो इसका अगला एडिशन होगा 2025 वाला, तो वो हरियाणा में वाला है। तो अर्बन गुजरात अर्बन ट्रांसपोर्ट ऐसे करके बस अगली बार रिवाइज कर लेना। अच्छा इसमें अवार्ड भी दिए थे कुछ, ये मैं भूल गया आपको बताना। मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था ये कोची का बताया गया, और बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बताया गया भुवनेश्वर का बताया गया। जाहिर सी बात है ये
जो भुवनेश्वर है ये प्लांट सिटी है ना। जस्ट अ सेक। हम बात कर रहे थे अर्बन मोबिलिटी की, तो यहाँ पर दो दिए गए थे अवार्ड्स। मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो वो दिया गया कोच्चि को, एंड बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो बताया गया भुवनेश्वर का, क्योंकि प्लांट सिटी है तो वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी प्लान्ड है, ऐसे करके याद कर लो। ठीक, आगे देखो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है। देखो ये भी पुरानी रिपोर्ट है लेकिन मैंने डाल दी है यहाँ पे, फिर भी इजीली याद हो जाएगा इसलिए। 79 इंडिया की रैंक है। यहाँ पे देखो लॉ लिख दो, लॉ का जो एल है उसका 7 बना दो, और जो है इससे 9 याद कर लो। ठीक, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79 रैंक हो गई। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट ने निकाली थी ये इंडेक्स। अगला देखते हैं, फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो ये तो जो महामहिम होंगे हमारी प्रेसिडेंट जो है वो देती हैं। तो इन्होंने बेस्ट स्टेट किसको बना दिया नेशनल वाटर अवार्ड्स में? उड़ीसा को बना दिया। उड़ीसा का पानी भी है काफी ज़्यादा, कोस्टल स्टेट है। सेकंड बेस्ट स्टेट बना दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेशनल वाटर अवार्ड्स में सेकंड बेस्ट स्टेट कौन सी है? उत्तर प्रदेश। और नॉर्दर्न रीजन, कई सारे रीजन के अवार्ड भी मिले थे, तो मैं नॉर्दर्न रीजन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का जो अवार्ड है वो बांदा अग्रवाल ने शेयर करा है। अगला देखो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। देखो वैसे तो इसका 2025 का एडिशन पहले ही आया है, लेकिन वो तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो यही आएगा। वैसे ये भी पुराने आई डोंट थिंक आएगा, लेकिन जैसे थोड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इसलिए मैंने डाल दिया इसमें। सितंबर 7 2024 को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर बनाया था। ये यूएनजीए ने डिक्लेयर करा था 2019 में, इसीलिए हमने ऑब्जर्व करा इसको जयपुर में, और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो अवार्ड होते हैं वो भी निकाल दिए। देखो क्लीन एयर एंड ब्लू स्काई तो सितंबर तक ही रहते हैं, आपको पता ही है। अक्टूबर से तो फिर पूरा धुंध छा जाती है, मिस्ट हो जाता है पूरा का पूरा, या स्मॉग जो भी उसको आप बोलना चाहते हो। सही है, तो ऐसे करके याद कर लो सितंबर में, और 7 याद रख लेना यार, है ना, कैसे ना कैसे करके कर लो। इसमें फर्स्ट कैटेगरी जो है उसमें सूरत था रैंक 1 पे, कैटेगरी 2 में फिरोजाबाद रैंक 1 है, और रायबरेली। ये सॉरी अबाउट दैट यार, मेरे को कॉल आ रहा है एक्चुअली, तो वो मुझे पिक करना पड़ रहा है। माय फादर इज स्लाइटली सिक, तो उनकी मेडिकेशन का मैं एक्चुअली उनको इन्फॉर्म कर रहा था। सो हम अवार्ड्स की बात कर रहे थे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। तो इसमें कैटेगरी 1 में सूरत को मिला रैंक 1, कैटेगरी 2 में फिरोजाबाद रैंक 1 पे है उत्तर प्रदेश से, एंड कैटेगरी 3 में रायबरेली है रैंक। तो यूपी के 2 इसमें डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए यार थोड़ा सा वैसे भी इंपॉर्टेंट है, देख लो इसलिए मैंने डाल दिया, वरना सितंबर 7 की है, थोड़ा पुराना है, 1-2 बार देख लेना, बात खत्म। आगे चलो, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये भी थोड़ा पुराना ही है जुलाई का, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। 66 से 71 हो गया है इंडिया का स्कोर अब 23-24 के बीच में। एंड सबसे ज्यादा जो हमने इंप्रूवमेंट करा है वो नो पॉवर्टी वाले गोल में करा है, सबसे कम किस में करा है? जेंडर इक्वालिटी वाले में करा है। सबसे आगे स्टेट कौन सी है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड इज डूइंग वेरी वेल दिस डेज। एनआईआरएफ की रैंकिंग देखो 2024 की, तो ये इंस्टीट्यूट्स तो याद करने बड़े इजी होता है। ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास यूजली होता है कई बार, है ना, तो आसान है। टॉप यूनिवर्सिटी आईआईसी बैंगलोर है, रिसर्च में भी आगे रहती है यहाँ पे, है ना, और आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग में भी आगे रहता है। तो ओवरऑल भी वही है और इंजीनियरिंग में भी वही है। ऐसे आईआईसी बैंगलोर रिसर्च में है और टॉप यूनिवर्सिटीज में भी वही है। स्टेट यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो अन्ना यूनिवर्सिटी आगे है। टॉप कॉलेज की बात करें तो हिंदू कॉलेज है, और मैनेजमेंट कॉलेज की अगर आप नाम सुनते हो तो तुरंत आपको याद आता है आईआईएम अहमदाबाद। और फार्मेसी में तो जामिया हमदर्द है, हमदर्द ग्रुप मैनेज करता है इसको, जो रुअफ़ज़ा वाले शायद आई थिंक वही है। एंड देन जो लॉ इंस्टीट्यूशन है उसमें भी एनएलएसआईयू बेंगलोर ही मोस्टली नंबर 1 पे रहता है। तो ये सारे इजी हैं, वैसे ही आप एक बार देख लेना इनको, अगर आ जाता है बाय द वे क्वेश्चन तो कर लेना मार्क, वरना तो कोई ज़्यादा इसमें इशू नहीं है, एक आधा बार देख के आप छोड़ सकते हो। डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वाली रिपोर्ट भी आप स्किप कर सकते हो, बस मैंने डाल दी है। ट्रैवल एंड टूरिज्म की है, 39 रैंक है इसमें इंडिया की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला है, इसका भी सेकंड एडिशन ही आया है। हेडक्वार्टर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड इज अ वेरी गुड प्लेस टू ट्रैवल, ऐसे करके याद कर लेना इसका जो हेडक्वार्टर है। एंड सेकंड एडिशन रिलीज हुआ है, 39 इसकी रैंक आई है, तो एक बार देखना बस, वरना ये आई थिंक जुलाई या अगस्त में आई थी, ये थोड़ी पुरानी हो गई इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं करा है। आगे देखो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। तो इसमें देखो पहली बार इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है दे हैव फीचर्ड एज द हाईएस्ट नंबर, जो 54 है उनका। इससे पहले कभी इतने हाई रैंक पे हम नहीं गए। 19 जुलाई को ये रिलीज हुई थी। टॉप इंस्टीट्यूशन आईआईटी दिल्ली है, 123rd रैंक है इसकी। और अब इंडिया जो है 4th रैंक उसकी है ग्लोबल, अगर हम बात करें तो, आफ्टर यूएसए, यूके, चाइना एंड देन इट्स इंडिया। मिसलेनियस देख लो सेक्शन,
AIR-171 अहमदाबाद में क्रैश हुआ। देखो ये सब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम देख लेना एयरक्राफ्ट का, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी आप देख सकते हो, एक बार एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो होता है, वो कर रहे हैं इसकी जांच। उन्होंने रिपोर्ट भी निकाली रिसेंटली, आप उसको भी देख लेना, वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सच इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही अपनी क्यूरियोसिटी के लिए देख सकते हो। देन इन्वेंटर जो डेविड वॉर्न है, किसके हैं, ब्लैक बॉक्स के। ब्लैक बॉक्स एक्चुअली मेन ऑरेंज होता है। देन फ्लाइट का डेटा होता है, इसके अंदर वॉइस रिकॉर्डर वगैरह, और इसको टेल पे रख देते हैं क्योंकि ये सबसे सेफ लोकेशन होती है। बॉक्स यहाँ पे सबसे कम डैमेज होता है, ठीक है। कमला धान 101, देखो ये राइस की वैरायटी है। कमला अगर आ जाता है तो कर देना मार्क। किसने बनाया है, तो डेवलप्ड बाय IIRR जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। ये मैंने बताया था हैदराबाद, पहले हैदराबाद में मिलेंगे चावल, तो मिलेट्स का भी यही है, चावल का भी यही है। और IARI जो है ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दिल्ली में, आपको वैसे पता हो। अगला देखो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, ये लोथल गुजरात में बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। नोबेल प्राइज भी देखो पुराने हो गए हैं यूँ तो, लेकिन अभी नए तो दिए नहीं गए, एक बार देख लो, नजर मार लो। तो फिजिक्स इज अ वेरी होपफुल फील्ड, पता है आपको, तो होपफील्ड याद कर लेना, हिंटन याद कर लेना। क्या काम किया उन्होंने, देखो AI नेटवर्क समझाया उन्होंने कि कैसे काम करते हैं। आगे देखो केमिस्ट्री, तो कैनबिस आपने पढ़ा होगा, कैनबिस इज काइंड ऑफ लाइक अ ड्रग, एंड बेकिंग भी एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो कैनबिस और बेकिंग ऐसे करके याद कर लो। तो बेकर और हैसाबिस से कैनबिस कर लो रिलेट। तो इन्होंने क्या करा, प्रोटीन डिजाइन एंड स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन करी। आगे देखो फिजियोलॉजी और मेडिसिन। अब बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी तो उसमें एम्ब्रियोस पढ़ोगे, तो ऐसे ही विक्टर एम्ब्रोस देख लो, गैरी लुकोन देख लो, माइकल एरोने भी पढ़ा होगा वहाँ पे। लिटरेचर में देखो हैंडकाम, तो उन्होंने बुक लिखी थी वेजिटेरियन, तो ह्यूमन कंडीशन के ऊपर लिखती हैं वो यूजली। देन पीस में देखते हैं, तो निहोन हिदांक्यो जापान, तो ये सर्वाइवर का ग्रुप है जो चाहते हैं कि न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड एस्टैब्लिश होना चाहिए, तो उनको मिला है पीस में। फिर इकोनॉमिक साइंसेज, स्वेरिजिस रिक्सबैंक प्राइज है ये, यूजुअली इसको हम नोबेल का पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एज अ नोबेल प्राइज ही बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स में मिला है। तो डेरेन एसिमोग्लू और रॉबिन्सन इनको मिला है कि इन्होंने दिखाया कि नेशनल प्रॉस्पेरिटी इंस्टीट्यूशंस की वजह से कैसे बढ़ती है। अगर इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और स्ट्रॉन्ग होते हैं तो क्या। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है, बस इतना याद रख लो, और कुछ इसमें नहीं। अब देखो दक्षिण इनिशिएटिव, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव। लॉन्च किसने करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। अच्छा, इसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, ICRISAT, ये एक सेंटर है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद में। हैदराबाद देखो सेमी एरिड रीजन में तो आता ही है, ट्रॉपिक्स में आता है, ट्रॉपिकल कैंसर के नीचे ही हैदराबाद है ना। तो अगर यहाँ पे कोई क्रॉप्स लगानी होगी तो उसके बारे में रिसर्च कहाँ करी जाएगी, हैदराबाद में ही करी जाएगी। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन चला है इन एग्रीकल्चर एज अ पार्ट ऑफ दक्षिण, ये याद रखना। अगला देखो, इंदौर को फर्स्ट बेगर फ्री सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है और रिकॉग्नाइज करा है इसको वर्ल्ड बैंक ने भी। कौन से इनिशिएटिव के अंडर, भिक्षावृत्ति मुक्त भारत, यानी कि बेगिंग फ्री इंडिया इनिशिएटिव। ये मौजे का इनिशिएटिव है, एक याद रख लेना। याद क्या करना है इसमें, तो नॉर्मल सी बात है, मौजे का ही होगा और किसका होगा। एंड इसकी सब स्कीम थी कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन पर्सन्स एंगेज इन एक्ट ऑफ बेगिंग, किसकी, स्माइल इनिशिएटिव की। स्माइल इनिशिएटिव की सब स्कीम है और इस स्कीम के अंडर ये काम करा गया, इनिशिएटिव लिया गया भिक्षावृत्ति मुक्त भारत वाला। तो स्माइल आपने सुना होगा, फेमस है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स एंड एंटरप्राइजेस। आगे देखो सहयोग इनिशिएटिव याद रख लेना, स्टेट ऑफ उड़ीसा का। AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम फॉर एक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये किस स्टेट ने करा है, मध्य प्रदेश ने, ये याद रख लेना। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो ये तो याद हो ही जाएगा, फॉरेस्ट कवर का हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, तो वही करेंगे। अब देखो, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल, एक्चुअली ये इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल भी है। एंड कहाँ पर है, दिरांग, अरुणाचल प्रदेश में। सन राइजेज इन द ईस्ट, पता ही आपको, अरुणाचल से निकलेगा सन, तो उसके बाद क्या होगा, एकदम से धरती बहुत गर्म हो जाएगी और एक स्ट्रीम ऑफ वाटर एकदम से बाहर शूट आउट हो जाएगी, ऐसे करके याद कर लो कि प्रोडक्शन वेल बन गया ना, जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल। आगे देखो, PM युवा 3.0, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स को मेंटोरशिप प्रोवाइड करने के लिए इसका थर्ड एडिशन निकाल दिया PM युवा का। 50,000 मंथली स्कॉलरशिप मिल जाएगी 6 महीने तक के लिए, इसमें आप 30 साल से कम की एज के होने चाहिए। इसके टॉपिक भी अभी वेबसाइट पर निकाले थे, आप कभी वेबसाइट खोल करके देखना इसकी PM युवा की, तो वहां पे टॉपिक्स मिलेंगे।
इन टॉपिक्स के ऊपर वो बोलते हैं कि अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजो बुक्स की, क्योंकि बुक्स के लिए मेंटरशिप दे रहे हैं, तो लिख करके आप भेज दो, उसके बाद आपको प्रोग्राम का पार्ट बनाया जाता है। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक्ट, तो ये फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर स्टैब्लिश करी है? जो IRMA का कैंपस है ना गुजरात में, इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट आनंद, जहाँ से अमूल वगैरह निकले, तो वहीं पे स्टैब्लिश करा है। वनतारा का तो बतेरा जिक्र हो गया भैया, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। जामनगर गुजरात में लोकेशन है इसकी, रिलायंस ने बनाया है, 3500 एकड़ के एरिया के अंदर फैला हुआ है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलिफेंट हॉस्पिटल यहीं पर है। प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड भी इनको ऑनर किया गया। इसके बाद देखो आयुष्मान भारत व्यय वंदना कार्ड्स, तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ PMJ जन आरोग्य योजना, एंड 29 अक्टूबर 2024 को ये अनाउंस करा गया था, जिसमें सिटीजन अबव द एज ऑफ 70 विल ऑल्सो गेट फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। एंड धनवंतरी डे और आयुर्वेद डे भी दिन ही है 29 अक्टूबर को। उन्नति, आयुर्वेद से उन्नति, देखो 29 जितनी भी डेट होंगी उसको हम ऐसे याद करेंगे 29 से करके, तो आयुर्वेद से उन्नति ऐसे करके याद कर लो। अक्टूबर देखो ध्यान कर लेना, और कुछ नहीं कर सकता इसका। आगे देखो समृद्ध प्रोग्राम, तो समृद्ध प्रोग्राम का सेकंड कोहॉर्ट लॉन्च हुआ है। समृद्ध की फुल फॉर्म क्या है? स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मेहती फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, एक बार देख लेना। धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस हुई है। धर्म धम्मा यानी कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म एक साथ आ रहे हैं, एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया फाउंडेशन इन गुजरात यूनिवर्सिटी। गुजरात यूनिवर्सिटी कर रहे हैं तो कहाँ पर ही होगा ना, अहमदाबाद गुजरात में ही होगा। सही है। वाइस प्रेसिडेंट गए थे एज चीफ गेस्ट, ये याद रख लेना आप। कई बार ऐसा आ जाए कि मान लो बोलते कि प्राइम मिनिस्टर वॉज द चीफ गेस्ट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं है, या CM ऑफ गुजरात वॉज द चीफ गेस्ट, तो वो भी गलत हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज, तो ऐसे करके धर्म धनखड़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। धनखड़ साहब हैज टुडे सेड दैट ही इज रिजाइनिंग एज द वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस। सो या कॉस्मोलॉजी इन धर्म एंड धम्म, ये थीम थी हमारे धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस की। आगे चलते हैं। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ये भी पुराना है पर इसमें देख लो उत्तर प्रदेश को टॉप अचीवर माना गया था इसमें। अगला देखो इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, तो ये सिक्किम में करा गया है। सिक फिश ऐसे करके याद कर लेना, फिश फिशरीज है तो फिश और सिक्किम, सिक फिश और नाबार्ड यहाँ पर अगले इस पे लिखा होगा शायद, हाँ नाबार्ड यहाँ पर की स्टेक होल्डर है। आगे देखो भारत पोल पोर्टल है, तो ये किसने बनाया है? CBI ने डेवलप करा है फॉर इंटर एजेंसी कनेक्टिविटी। आगे देखिए चरक इनिशिएटिव, तो देखो जो कोयलांचल है वहाँ पर कई सारी डिजीज होती है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द एरिया दैट इज where these minerals are extracted, coal is extracted। तो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है उन्होंने लॉन्च करा ये CSR बेस्ड इनिशिएटिव, ताकि जो हेल्थ लोगों की है इस एरिया में वो बेहतर करी जा सके, उनका फ्री ट्रीटमेंट वगैरह हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो वहाँ पे रहते हैं स्पेशली उनका। सो इट इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड इन सिंगरौली, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला देखो 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस प्लस आरोग्य एक्सपो, ये दोनों कहाँ पर हुए हैं? देहरादून में हुए थे। ऑर्गेनाइज कौन कराएगा? अब देखो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस है तो वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन ही कराएगी, तो ये तो पूछा भी नहीं जाएगा। अब देखो ये देहरादून, ये देहरादून की फोटो बना दी मैंने यहाँ पे, ये पहाड़ है और यहाँ पर ये जड़ी बूटी लगी हुई है, ये देहरादून है। तो जड़ी बूटी लगी हुई है, आयुर्वेद जड़ी बूटी से ही तो बना है ना। तो थीम देखो डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। आजकल डिजिटली आयुर्वेद बेचा जा रहा है, आपने देखा होगा टेलीकॉल्स वगैरह और वेबसाइट से आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, तो ऐसे रिलेट कर लो, है ना। आगे चलो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, सो दिस वाज हेल्ड एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो ये देखो जो भी दिल्ली में होता है यार वो मत याद करा करो, है ना, वरना तो काफी कुछ हो जाएगा। ऐसे तो याद करने के लिए आप वो वाले याद कर लो जो दिल्ली में नहीं होते हैं, बाकी सबको आप दिल्ली मार्क कर दो, है ना, ये एक तरीका हो सकता है, बाकी आपकी मर्जी है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 इट वाज हेल्ड एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली, और थीम इसकी थी बियॉन्ड बाउंड्रीज। मोबिलिटी अगर आप कर रहे हो तो आप बाउंड्रीज ही पुश कर रहे हो ना, आप एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में जाओगे जब आप मोबाइल रहोगे, ऐसे करके कुछ भी बना के याद कर लो। आगे देखो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, तो ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करा था, आगे न्यू दिल्ली में हुआ है, तो इसको ऐसे मत याद करो। विकसित भारत 2047 हमारी कई सारी चीजों की स्कीम है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम गोल्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। अगला देखोगे आप तो वर्ल्ड टॉयलेट डे है। वर्ल्ड टॉयलेट डे वॉज ऑब्जर्व ऑन November 19। अब अगर ये 16 होता तो इजी हो जाता है इसको याद करना, तो ऐसे करके याद कर लो कि हाँ 19 को होता है। 16 देखो ये एक बंदा है और ये एक टॉयलेट सीट टाइप ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है, ऐसे। हाँ सॉरी अबाउट दिस बट ठीक है, तो वेस्टर्न टॉयलेट की तरह लग रहा है ये देखने में 16 जो है। अब इसको आप रिवर्स कर दोगे तो 19 हो जाएगा, 19, तो 19 नवंबर को टॉयलेट डे होता है, ऐसे करके कुछ करके याद कर लो, है ना, कैसे भी करके आप याद कर लो, मेन चीज वो है जो आपके मन में आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो उसके हिसाब से। देन योगा ब्रेक
एट वर्क प्लेस। तो वाई ब्रेक इसको हम बोल रहे हैं, इट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इनिशिएटिव एंड इसको आई गॉट प्लेटफॉर्म जो है कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म उस पर अप्रिशिएट करा गया था, अवार्ड दिया था, सर्टिफिकेट दिया था। देन फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज कराया, अगेन न्यू दिल्ली में कराया। रोल ऑफ बुद्धा धर्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। अब एशियन बुद्धिस्ट समिट है तो एशिया की स्ट्रेंथनिंग की ही तो बात होगी ना वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है, कुछ इसमें याद करने वाला है ही नहीं। अगला देखो, वाधवान पोर्ट महाराष्ट्र में, तो इसका फाउंडेशन लेकर था प्राइम मिनिस्टर ने, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते ही हैं वैसे भी इनॉग्रेट। एंड प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी आप याद कर लेना अगर कर सको तो 76,220 करोड़। मेजर पोर्ट्स के नाम देखो, ये एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैंने लिस्ट वाइड कर दी, एक बार देख लेना इनको। नेक्स्ट इज दिव्य कला मेला, दिसंबर 2024, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ। दिव्य कला मेला देखो, जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उनके जो आर्टिस्ट होते हैं कई सारे, तो वो अपना गुड्स वगैरह बेचते हैं, तो उनके लिए ये फेयर लगाया गया एक तरीके से। कौन लगाएगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लगाएंगे, तो कुछ याद करने का नहीं है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, तो ये भी विकसित भारत 2047 इसकी थीम है, और भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, पहले ये प्रगति मैदान हुआ करता था, तो यहीं पे ये लगता ही है पहले से, और ITPO ही लगाता है इसको भी, तो ये भी इसमें भी याद करने वाला कुछ नहीं है। आगे देखो, सेमिकॉन इंडिया 2024, ये भी पुराना ही है, लेकिन मैंने डाल दिया ग्रेटर नोएडा में इसका वेन्यू था। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर इसकी थीम थी। आगे तो PM विद्यालक्ष्मी स्कीम, तो दिस इज अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसमें क्या हो रहा है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने तक का, 7.5 लाख तक का। 7.5 लाख तक आपको मिल जाएगा कोलेटरल फ्री पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसका शर्त क्या है कि आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आपके एडमिशन हो जाएंगे अगर क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो आप ले लेना, तभी तो आप वापस करोगे ना, आप करोगे नहीं वापस। इसके बाद देखो, सुभद्रा स्कीम देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि 1 करोड़ वुमेन कवर्ड है इसमें। इसका मतलब ये लार्जेस्ट सिंगल वुमेन सेंट्रिक स्कीम है जो एग्जिस्ट करती है, एंड इट वाज लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर इन ओडिशा। अब इंडिया का फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन देखो, तो ये पंजाब में नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, पंजाब इज द एग्रीकल्चर बोर्ड, तो जाहिर सी बात है यहीं पे बनेगा, और पंजाब भी मोहाली के अंदर। अगला देखो, लखपति दीदी सम्मेलन, तो लखपति दीदी सम्मेलन जलगांव महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र की दीदी जब लखपति बन जाएंगी तो क्या करेंगी, लावनी करेंगी। लावनी कहाँ कर जाता है, महाराष्ट्र में कर जाता है, तो लखपति बनने पे लावनी करोगे तो कहाँ पे करोगे, महाराष्ट्र में करोगे, वहीं पे सम्मेलन हुआ। लखपति दीदी का इनिशिएटिव आपको पता ही है, 1 लाख से ऊपर की उनकी एनुअल इनकम बनानी है। अब वो कई इनिशिएटिव से हो सकती है, ड्रोन दीदी एक इनिशिएटिव है उसके अंदर, है ना, ऐसे। तो रीसेट प्रोग्राम किसके लिए, रिटायर्ड पर्सन जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनकी एम्पावरमेंट के लिए, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की ये स्कीम है। और LNIP करके इंस्टीट्यूशन है, आपने सुना हो शायद नाम, इसका काफी फेमस है, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आगे देखो, गंगा उत्सव 2024, तो ये चंडीगढ़ हरिद्वार में। क्या कर रहे हैं हम, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमें गंगा को अनाउंस किया था एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। आगे देखो, 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव, तो ये लॉन्च किसने करा, अमिताभ कांत। सो ही वाज द शर्पा, ही इज बीन आल्सो द CEO ऑफ द नीति आयोग। तो अब यहाँ पे और नहीं लग रहा है थोड़ा कि भाई जीनोम की बात हो रही है, यहाँ पे अमिताभ कांत क्या कर रहे हैं, बट ही इज द वन हु लॉन्च इट। ये देखो, ये खड़े हैं वो, तो ऐसे करके ये याद हो जाएगा, ये यूनिक सी चीज है ये। आगे देखो, तो इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम है, तो ये कहाँ पे खुल रहा है, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनभद्र में। और करा किसने इनॉग्रेट, तो लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला सर, उन्होंने करा है। तो एक्चुअल म्यूजियम तो देखो, जो अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा है, लोकसभा, क्योंकि वहीं पे बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा, ऐसे ही मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। और लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो ओवर पावर कर लेते हैं, OP ऐसे करके याद कर लो, ओवर पावर। और सोनी के हेडफोन्स ऐसे करके याद कर लो, कुछ भी बना लो, मतलब सोनीपत में। मिशन मौसम 2000 करोड़ के आउटले के साथ लॉन्च हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने करा है इसको, और इंडिया के वेदर और क्लाइमेट साइंस को बढ़ावा देना, उसके अंदर रिसर्च को बढ़ावा देना। देन स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, तो ये भुज गुजरात के अंदर, देखो गुजरात में अर्ली 2000s के अंदर अर्थक्वेक आया, तो वहीं बनाएंगे, और कहाँ बनाएंगे, स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। इट हैज ऑल्सो बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर प्रेस्टिजियस प्रिक्स अवार्ड बाय यूनेस्को। उसके बाद सुप्रीम का फ्लैग आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे इमेज है, बिल्डिंग है यहाँ पे गोल्डन कलर की, ओपन पेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, और नीचे लिखा है यतो धर्मस्तु जय, यानी कि जहाँ पर धर्म होता है वहीं पे विक्ट्री होती है, वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की, ठीक है।
तो आपको जो PDF है जैसे मैंने पहले बताया वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। इस पार्ट 2 इसका देख लेना, पार्ट 1 देख लेना पूरा, 1 घंटे का लगभग ये हो चुका है ऑलरेडी, तो रिवाइज करने के लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, यहीं पे इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय।